पापा, 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 आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अपनी बेटी पर यकीन रखिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। तभी मुस्कान का छोटा भाई रोहन दौड़ता हुआ आया। उसकी सांसें फूल रही थी। रोहन ने घबराते हुए कहा, दीदी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर कल सुबह तक ऑपरेशन के 50,000 रुपए जमा नहीं हुए तो वो पापा को डिस्चार्ज कर देंगे। मुस्कान ने गहरी सांस ली और अपने पिता के कमजोर हाथ को चूम लिया। उसने अपने आंखों में आई नमी को पोंछी और रोहन के कंधे पर हाथ रखा। मुस्कान ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, तू घबरा क्यों रहा है रोहन? तेरी दीदी है ना? मैंने बॉस से एडवांस मांगा है। आज रात ओवरटाइम करके मैं सारा काम खत्म कर दूंगी, तो कल सुबह वो मुझे पैसे दे देंगे। तू बस पापा के पास रहना, मैं ऑफिस जा रही हूँ। लेकिन दीदी, रात बहुत हो गई है, आप अकेले कैसे जाओगी? गरीबों को रात और दिन देखने का हक नहीं होता मेरे भाई। भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक होगा। मुस्कान अपना बैग कंधे पर लटकाकर अस्पताल से बाहर निकल गई। उसे नहीं पता था कि ये रात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। रात 10:15 बजे मल्होत्रा एम्पायर का हेड ऑफिस। 50वीं मंजिल पर बने एक शानदार केबिन में शहर का सबसे युवा और खूंखार बिजनेसमैन रौनक मल्होत्रा अपनी लेदर चेयर पर बैठा था। उसका चेहरा एक पत्थर की तरह सख्त था और आंखों में एक आग। उसके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी हाथ जोड़े खड़ा रो रहा था। उस आदमी ने रोते हुए कहा, रौनक सर, प्लीज मेरी फैक्ट्री नीलाम मत कीजिए। मेरे घर में तो जवान बेटियां हैं। अगर ये फैक्ट्री चली गई तो हम सड़क पर आ जाएंगे सर। कुछ तो रहम खाइए। रौनक ने अपनी गहरी ठंडी आवाज में बोला, रहम? मिस्टर माथुर, ये मल्होत्रा एम्पायर है, कोई चैरिटी ट्रस्ट नहीं। आपने कर्ज लिया था, आप नहीं चुका पाए, बात खत्म। बिजनेस में इमोशंस की कोई जगह नहीं होती और मेरे पास तुम्हारी ये फालतू बातें सुनने का टाइम नहीं है। मिस्टर माथुर कहने लगे, आप एक इंसान नहीं, पत्थर है। आपको कभी किसी का दर्द समझ नहीं आएगा क्योंकि आपने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया। प्यार शब्द सुनते ही रौनक के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। रौनक टेबल पर हाथ मारते हुए बोला, प्यार? प्यार सिर्फ एक कमजोरी है, लूजर्स का बहाना है। गेट आउट। इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मिस्टर माथुर रोते हुए वहां से चले गए। रौनक ने अपनी घड़ी देखी, रात के 10:30 बज रहे थे। उसने अपनी कार की चाबी उठाई और अपनी चमचमाती ब्लैक SUV की तरफ बढ़ गया। मुस्कान ऑफिस का काम खत्म करके बाहर निकली। बसें बंद हो चुकी थी और ऑटो वाले मनमाना किराया मांग रहे थे। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसने पैदल ही अस्पताल जाने का फैसला किया। सड़कें सुनसान थी, आसमान साफ था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मुस्कान तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। तभी उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, 3 लड़के शराब के नशे में धुत उसकी तरफ आ रहे थे। मुस्कान की धड़कनें तेज हो गई। उसने अपनी चाल और तेज कर दी। एक गुंडे ने सीटी बजाते हुए कहा, अरे ओ मैडम, इतनी रात को अकेली कहाँ जा रही हो? कोई साथ चाहिए क्या? मुस्कान आगे बढ़ती रही, लेकिन अचानक दूसरे गुंडे ने आगे आकर उसका रास्ता रोक लिया। अरे सुन तो सही, इतनी क्या जल्दी है? जरा चेहरा तो दिखा जा जाने मन। मुस्कान ने कड़क आवाज में कहा, रास्ता छोड़ो मेरा, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस? इस सुनसान सड़क पर पुलिस भी सो रही होगी, हाँ? चल चुपचाप हमारे साथ चल। उस गुंडे ने हंसते हुए कहा। एक गुंडे ने मुस्कान का हाथ पकड़ लिया। मुस्कान ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ने उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। मुस्कान का बैग दूर जा गिरा। मुस्कान ने चीखते हुए कहा, बचाओ, कोई है, मदद करो, कोई है। गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। मुस्कान की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और एक गुंडे के सिर पर दे मारा। गुंडे ने खून देखकर बौखलाते हुए कहा, तेरी तो आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने मुस्कान को जोर से एक तमाचा मारा। मुस्कान सड़क के किनारे खड़ी एक कार से जा टकराई और नीचे गिर गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा।
उसे लगा कि आज सब खत्म हो गया। उसके पापा, उसका भाई, उसकी इज्जत, सब कुछ। तभी एक तेज रोशनी ने पूरी सड़क को रोशन कर दिया। एक ब्लैक एसयूवी कार तेज रफ्तार से वहां आई और एकदम गुंडों के पास आकर जोरदार ब्रेक के साथ रुकी। टायरों की चीखती हुई आवाज से गुंडे घबराकर पीछे हट गए। कार का दरवाजा खुला और रौनक मल्होत्रा बाहर आया। ये यहां मुस्कान को बचाने नहीं आया था, बल्कि इसीलिए रुका था क्योंकि इन गुंडों ने उसकी कार का रास्ता रोक रखा था। रौनक ने अपनी जैकेट के बटन खोले और एक गहरी सांस ली। रौनक ने गुस्से में कहा, तुम जाहिल लोगों को सड़क पर तमाशा करने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? मेरी कार के सामने से हटो अभी। तभी एक गुंडे ने कहा, ओ हीरो, अपना काम कर, ये हमारी शिकार है, बीच में मत आ वरना। इससे पहले कि गुंडा अपनी बात पूरी कर पाता, रौनक का लोहे जैसा मुक्का सीधा उसके जबड़े पर पड़ा। गुंडा हवा में उछलकर दूर जा गिरा। बाकी दोनों गुंडों ने जेब से चाकू निकाल लिया और रौनक पर झपटे। लेकिन रौनक मल्होत्रा जितना तेज दिमाग का था, उतना ही फुर्तीला भी। उसने एक का हाथ मरोड़कर चाकू गिराया और घुटने से उसके पेट पर जोरदार वार किया। तीसरे गुंडे को उसने कॉलर से उठाया और कार के बोनेट पर दे मारा। महज 2 मिनट में तीनों गुंडे जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। रौनक ने अपने हाथ झाड़े और अपनी कार की तरफ मुड़ने लगा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी मुस्कान पर गई। गुंडे के थप्पड़ मारने से मुस्कान के होंठ कट गए थे, कपड़े मिट्टी से सन गए थे और वो खौफ से कांप रही थी। मुस्कान ने लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश की और हाथ जोड़ लिए। मुस्कान ने कांपती आवाज में कहा, शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। रौनक ने उसे एक ठंडी और रूखी नजर से देखा। मैंने तुम्हें नहीं बचाया है, वो मेरे रास्ते में आ रहे थे। अगली बार रात को घर से निकलने से पहले अपनी हिफाजत का इंतजाम खुद करना। दुनिया शरीफों के लिए नहीं बनी है। रौनक कार का दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी मारपीट के शोर शराबे से आसपास की झुग्गियों और रात के समय चलने वाली कुछ राहगीरों की भीड़ वहां जमा हो गई थी। बजाय इसके कि कोई मुस्कान की मदद करता, लोगों ने आसपास में कानाफूसी शुरू कर दी। हमारे समाज का वो कड़वा सच सामने आ गया, जहां चोट खाने वाली लड़की को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। एक अधेड़ आदमी ने कहा, अरे भाई, ये लड़कियां भी ना आजकल शर्म हया सब बेच खाई है। इतनी रात को सड़क पर क्या कर रही थी? एक औरत ने मुस्कान को घूरते हुए कहा, कपड़े तो देखो इसके, जरूरी इसी ने उस लड़कों को कोई इशारा किया होगा। ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती। तभी दूसरे आदमी ने कहा, हाँ हाँ, आजकल की लड़कियां ऐसे ही अमीर लड़कों को फंसाती हैं। देखो, ये कोट पैंट वाला बाबू भी इसके चक्कर में आ गया और उन लड़कों को पीट दिया। बताओ। मुस्कान के कानों में ये शब्द पिघले हुए शीशे की तरह पड़ रहे थे। वो दर्द से कराहती हुई उठी और भीड़ की तरफ मुड़ी। मुस्कान ने रोते हुए कहा, आप लोग ये क्या कह रहे हैं? मैं तो अस्पताल से, मेरा मतलब है मैं अपने काम से लौट रही थी। उन लड़कों ने मुझ पर हमला किया, मेरा कोई कसूर नहीं है। चुप कर बेशर्म, हम सब समझते हैं रात के 12 बजे कौन सा काम होता है। इज्जतदार घरों की लड़कियां इस वक्त अपने घर में होती हैं, सड़क पर आशिकी नहीं लड़ाती। भीड़ से एक आवाज आई, अरे पुलिस को बुलाओ, ये लड़की ही चालबाज लग रही है। इस जैसे चरित्रहीन लड़कियों की वजह से ही मोहल्ले का नाम खराब होता है। चरित्रहीन शब्द सुनकर मुस्कान पूरी तरह से टूट गई। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। रौनक, जो अब तक अपनी कार में बैठने ही वाला था, रुक गया। उसके माथे की नसें उभर आई थी। चुप रहो सबके सब। रौनक की भारी और खौफनाक आवाज सुनकर पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। रौनक ने भीड़ की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक अकेली लड़की पर 3 गुंडों ने हमला किया, तब तुम में से कोई नपुंसक अपने घरों से बाहर नहीं निकला। और अब जब तमाशा खत्म हो गया है तो यहां खड़े होकर ज्ञान बांट रहे हो, जज बन रहे हो। अधेड़ आदमी ने थोड़ा डरते हुए कहा, बाबूजी, आप इसके चक्कर में मत पड़िए, आप नहीं जानते ऐसी लड़कियों को। तभी रौनक ने कहा, एक शब्द और निकाला ना तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। तुम जैसे लोग इस समाज की सबसे बड़ी बीमारी हो, समझे? रौनक ने उसे पीछे धक्का दिया। वो मुस्कान की तरफ मुड़ा, जो अभी भी जमीन पर बैठी सुबक रही थी। भीड़ में से एक औरत बड़बड़ाते हुए बोली, इतना ही दर्द हो रहा है तो ले जाए अपने घर, हमें क्या पता ये इसकी कौन लगती है।
कल को कोई भी उठकर किसी की भी तरफदारी करने लगेगा। ये शब्द रौनक के कानों में पड़े। उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने मुस्कान को देखा जो बेबसी और अपमान से जमीन में गड़ी जा रही थी। रौनक को लगा कि अगर वो इसे यहाँ छोड़कर गया तो ये भीड़ इसे मानसिक रूप से मार डालेगी। रौनक ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सड़क के ठीक किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा खुला मंदिर था। वहां माता की एक छोटी सी मूर्ति रखी थी, जिसके सामने पूजा की थाली और एक लाल रंग की सिंदूर की डब्बी रखी हुई थी। रौनक की आंखें उस सिंदूर की डब्बी पर टिक गई। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। वो लंबे डग भरता हुआ उस छोटे से मंदिर तक गया। उसने बिना कुछ सोचे, बिना किसी भगवान के आगे हाथ जोड़े, पूजा की थाली से सिंदूर की डब्बी उठाई। वो वापस मुस्कान के पास आया। मुस्कान अभी भी जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। रौनक ने कड़क आवाज में कहा, उठो। मुस्कान घबराकर कांपते पैरों से खड़ी हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अजनबी क्या करने वाला है। इससे पहले कि मुस्कान कुछ बोल पाती, रौनक ने अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और उंगली से एक चुटकी सिंदूर लिया। उसने मुस्कान की आंखों में देखा। उन आंखों में खौफ, दर्द और सवाल थे। और अगले ही पल रौनक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कान की मांग में वो लाल सिंदूर भर दिया। एक चुटकी सिंदूर ने मुस्कान की इज्जत तो बचा ली थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि यही सिंदूर उसे दर्द, धोखे और मोहब्बत की ऐसी आग में झोंकने वाला है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। पिछली स्टोरी पर हमारी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि मुस्कान और रौनक के नाम से स्टोरी बनाएं, तो ये स्टोरी उन्हीं के नाम पर है। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी ये सपोर्ट बनाए रखें ताकि राइटर नाज आपके लिए और अच्छी कहानियां लाती रहे।